बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यू आर वाचिंग रूबरू विद आरिफ शेख ऑन टोरंटो 360। हर हफ्ते आपकी खिदमत में ये प्रोग्राम लेकर आता हूँ और इसके अंदर मैं कोशिश ये कर रहा होता हूँ कि आपको कनाडा के मुकामी मसाइल पर, यहाँ पे रहने वाले लोग, इवेंट्स, इस हवाले से आपके साथ बात की जाए। हमने जब इस प्रोग्राम का आगाज़ किया तो हमारे इब्तदाई कोई 5-6 प्रोग्राम जो थे वो हमने कैनेडियन फाइनेंशियल सिस्टम पे किए। हमने RRSPs, इंश्योरेंसेस, मॉर्गेज, रियल इस्टेट, मार्केट की बात की और उसमें मैं काफ़ी डिफरेंट अपने साथ मेहमान भी लेकर आया। और फिर आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्राम का एक जो रवैया है वो हम तब्दील करते गए। फिर हमने कुछ पॉलिटिकल शो किए, कुछ सोशल शो किए, कुछ इंटरटेनमेंट के ऊपर हमने प्रोग्राम किए। इस दौरान मेरा और आपका जो फाइनेंशियल सर्विसेज के हवाले से जो बातचीत है वो ज़रा कम हो गई। तो आप लोगों की कुछ ईमेल्स भी आई, कुछ लोगों ने मुझे बिलमुशाफा भी ये कहा कि जनाब कभी ना कभी आप फाइनेंशियल सर्विसेज को ज़रूर टच करें, क्योंकि इस बारे में भी हम यकीनन सुनना, समझना और जानना चाहते हैं। आज का प्रोग्राम जो है वो हमने इसी लिहाज से थोड़ा सा रीडिज़ाइन किया कि आज आपके साथ मैं बातचीत जो कर रहा हूँगा वो कैनेडियन रियल इस्टेट मार्केट पे थोड़ी सी हम बात करेंगे और साथ ही हम जो इकॉनमी में थोड़ी सी चेंजेस आई हैं, कुछ मार्केट स्लो हुई हैं और इस तरह की बातें करेंगे। मेरे इब्तदाई प्रोग्राम जो थे उनके अंदर मेरे साथ माय डियर फ्रेंड, बहुत अच्छे दोस्त होते थे, जनाब रवि कैंग साहब, वो मेरे साथ होते थे। अभी प्रोग्राम के अगले हिस्से में भी मैं उनको आज अपने साथ लेकर आऊँगा और हम इसके ऊपर बात करेंगे। अब ये तकरीबन जो गैप आया है मेरी और आपकी बातचीत का इस हवाले से, तकरीबन कोई 2 महीने का गैप होगा। इन 2 महीने में काफ़ी तब्दीलियाँ आ गई। सबसे बड़ी तब्दीली तो ये आ गई कि जो हमारी रियल इस्टेट की मार्केट है उसमें एक बहुत बड़ी करेक्शन हो गई। और दूसरा ये आया कि हमारे सेंट्रल बैंक ऑफ कनाडा जो है उसने इंटरेस्ट रेट जो है, ओवरनाइट लैंडिंग रेट को 25 बेसिस पॉइंट, जिसको 1/4% कहा जाए, वो उन्होंने उसको बढ़ा दिया। इसका मार्केट पे इम्पैक्ट क्या हुआ ये देखने की ज़रूरत है। मार्केट में ख़ासतौर पे रियल इस्टेट की मार्केट पे पहले बात कर ली जाए। रियल इस्टेट की मार्केट में करेक्शन हुई तकरीबन मार्च 2016 से लेकर मार्च 2017 में। हमारी GTA ग्रेटर टोरंटो एरिया की जो मार्केट है वो कोई मुख्तलिफ इलाकों की अगर बात करें तो 30 से लेकर 35-36% तक मार्केट ऊपर चली गई, जो बड़ा एक अनयूजुअल बिहेवियर और अनयूजुअल नंबर है। अमूमन जो मार्केट्स होती हैं वो 5 से 6% के करीब रियल इस्टेट की मार्केट हर साल उसकी में ग्रोथ होती है। ये 35-36% जो ग्रोथ है ये बड़ी अनयूजुअल थी। ये स्पेकुलेशन हुई मार्केट में और उसमें लोगों ने बहुत महंगे मकान बेचे भी और बहुत महंगे मकान ख़रीदे भी। लेकिन बाद में हमारी जो फेडरल, प्रोविंशियल एंड म्यूनसिपल गवर्नमेंट है उन्होंने बहुत सारे इकदाम किए और उसके नतीजे में ये हुआ कि मार्च 2017 से आहिस्ता आहिस्ता मार्केट में करेक्शन होना शुरू हो गई। मैं यहाँ पर वर्ड करेक्शन यूज़ कर रहा हूँ बार बार इसलिए कि मैं ये समझता हूँ, और इसको भी हम आगे जाके रवि साहब से कंफर्म भी करेंगे, कि मार्केट नीचे नहीं हुई, उसमें कोई स्लो डाउन हुई फॉर श्योर। मार्केट डिक्रीज का वर्ड यूज़ हम नहीं कर सकते, बल्कि मार्केट वहाँ पर आ गई जहाँ उसको होना चाहिए था। और हम रियल इस्टेट पे और रियल इस्टेट मार्केट की बात कर रहे हैं और इस वक्त जो मैं बातचीत कर रहा हूँ इसको मैं GTA के हवाले से बात कर रहा हूँ। वो मार्केट जो एक साल में 35-36% ऊपर चली गई थी, वो तकरीबन 3 मंथ्स के टाइम में, अप्रैल से लेकर आप लगा लें जून जुलाई तक, ये 3 से 3.5-4 महीने के टाइम में वो मार्केट तकरीबन 28-31% का नंबर दिया जा रहा है कि वो नीचे आ गई है। पहली दफ़ा 2013 के बाद ऐसा हुआ कि जहाँ पर ईयर टू ईयर, मंथ टू मंथ जो हाउस सेल थी वो कम हो गई और दूसरी तरफ जो GTA में बिकने वाले जो घर हैं उनकी जो प्राइस है वो भी, एवरेज सेल प्राइस जो है वो भी कम हो गई। अब बज़ाहिर देखा जाए तो ये मार्केट अपने राइट पोजीशन पे आई है, लेकिन लोगों का कंसर्न है, वो लोग जो मकान बेचना चाहते थे और बेच नहीं सके, कहते हैं हमारे मकान अब सस्ते बिक रहे, जो बेसिकली अब राइट बिक रहे होंगे, या वो लोग जो मकान जिन्होंने ले लिया वो समझते हैं कि हमने बहुत महंगा मकान ले लिया, अब हम सस्ते मकान बिक रहे हैं तो शायद हम अपने आप को हमने लॉक कर लिया एक ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर हमने $1.5 $2 लाख जो है वो ज़्यादा पे कर दिए और इस ग्रोथ को मार्केट से कैप्चर करते करते हमें बहुत देर लग जाएगी।
फिर दूसरी तरफ जब मॉर्गेज के रेट जो है वो चेंज हुए तो वहाँ पर भी कुछ चेंजेस आना शुरू हो गई। उसमें बुनियादी तब्दीली ये आई कि जब ओवरनाइट लैंडिंग रेट गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने तब्दील किया तो लोग समझते हैं कि शायद इसकी वजह से मार्केट में मकानों की प्राइस कम हो गए। ये सारे एलिमेंट्स हैं, इन्होंने मिलके क्या हमारी इकॉनमी इतनी स्ट्रांग हो गई थी कि हमें रेट ऊपर ले जाना पड़ गया? क्या इसका इम्पैक्ट डायरेक्टली मौजूद है रियल एस्टेट की मार्केट के ऊपर? क्या इम्पैक्ट ऑल्सो शेयर एंड स्टॉक्स के ऊपर भी चला जाएगा? ये सारे सवाल हैं जिनके जवाब हम लेना चाहते हैं, जिनके बारे में हम जानना चाहते हैं कि अब क्या होगा आने वाले दिनों में। एक बात तो बता दूं कि बायर्स मार्केट आ चुकी है। ये वो वक्त है जहां पर बायर अपनी मर्जी से मकान खरीदेगा, अपनी मर्जी का वो प्राइस लगा रहा है, कंडीशन भी लगाता है ऑफर देते हुए, और बड़े सुकून से मकान लेते हैं। आज आप जब हाउस लेने के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पे 8, 10, 5, 4, 3, 2 मल्टीपल प्रेजेंटेशन का, ये ऑफर्स का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो चुका है। आप आराम से बैठते हैं, आप अपनी ऑफ़र भेजते हैं, उसको वापस लेते हैं, निगोशिएट करते हैं। बहुत दिनों के बाद मेरे जैसे जो लोग हैं, जो रियल्टर भी हैं, हम बहुत दिनों के बाद उस मार्केट को अब इंजॉय कर रहे हैं जहाँ पर अब आप निगोशिएशंस करते हैं, प्राइस के ऊपर नीचे ले जाने की बात होती है। आज के हम अपने इस प्रोग्राम में इसी हवाले से और बातचीत करेंगे। हम देखना चाहेंगे कि क्या होगा। हम देखना ये चाहते हैं कि अब आगे जाके ये मार्केट किस तरफ जाएगी, ये बायर्स मार्केट रहेगी, सेलर मार्केट में कन्वर्ट हो जाएगी, लोगों को क्या करना चाहिए, या गवर्नमेंट ऑफ कनाडा जो है वो यहाँ पे रुक जाएगी या वो आगे जाके अपने रेट्स को और बढ़ा रही होगी। ये बड़ी ज़रूरी बातचीत है जिसके बारे में यकीनन हम सब जानना चाहते हैं। अगेन यहाँ हम जो बातचीत करेंगे वो मेरी या रवि साहब की राय तो हो सकती है और उससे आपका मुत्तफिक होना ज़रूरी नहीं, और हो सकता है किसी और रियल्टर को मैं लेकर आऊँ कल तो, या किसी और फाइनेंशियल एडवाइज़र को लाऊँ तो उसका एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो। हम एक ब्रेक पे जाएंगे, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो रवि साहब से इन तमाम सवालात के जवाब लेने की कोशिश करेंगे और फिर देखेंगे कि आप तक हम क्या पैगाम पहुंचा पाते हैं। मार्केट में क्रैक्शन हुई है, मार्केट डाउन हुई है, मॉर्गेज के रेट बढ़ेंगे, कम होंगे, बायर मार्केट जारी रहेगी, और ये जो पिछले एक साल में 2016 मार्च से लेकर 2017 मार्च तक जो 30, 32, 35% की ग्रोथ हुई थी, कैसा पहले कभी हुआ और आने वाले दिनों में कैसा हो सकता है? तमाम सवालों के जवाब एक ब्रेक के बाद रवि साहब से। स्टे ट्यून विद अस। वेलकम बैक। यू आर वाचिंग रूबरू विद आरिफ शेख ऑन टोरंटो 360 टेलीविजन। ब्रेक पे जाने से पहले आपसे मैंने कहा कि हम एक मेहमान को लाएंगे और वो तमाम सवाल जो कि हमने ब्रेक से पहले उठाए थे उनके जवाब हासिल करने की कोशिश करेंगे। आप मेरे प्रोग्राम में पहले भी मिल चुके हैं, रवि किंग साहब, जो कि रियल्टर भी हैं, फाइनेंशियल एडवाइज़र भी हैं और एक्सपीरियंस फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं। बहुत अरसे से कैनेडियन मार्केट्स को बहुत क्लोजली मॉनिटर करते हैं और काफ़ी क्लाइंट्स भी हैं, पोर्टफोलियो भी मैनेज करते हैं। लेकिन आप रियल्टर कोई नए रियल्टर नहीं है बल्कि बहुत पुराने रियल्टर हैं, तो आपने बहुत मार्केट्स को ऊपर नीचे जाते देखा है। आइए उन्हीं से बात करते हैं। रवि साहब, वेलकम टू माय शो। थैंक यू सर। रवि साहब, ये बताइए, अभी एक तो सबसे पहले आप पे जुर्माना होने वाला है, आप बहुत अरसे के बाद प्रोग्राम में आए हैं। हाँ जी सर, जुर्माना कर लें आप, नो प्रॉब्लम। अच्छा, चलिए, ये जुर्माना हमने आप पे ड्यू रखा। ये बताएं रवि साहब, हम जब पहले मैं और आप बात कर रहे थे आज से कुछ 3 महीने पहले, उस वक्त रियल एस्टेट मार्केट अपने पूरे बूम पे थी और तेजी के साथ लोग जो है वो घर ले रहे थे। आप बताइए कि ये जो मार्केट अब, जिसको कुछ लोग कहते हैं मार्केट डाउन चली गई है हाउसेस की, और कुछ कहते हैं करेक्शन हुई है, आप क्या कहते हैं, क्या हुआ जीटीए की रियल एस्टेट मार्केट के साथ? सर जी, मैं तो ये कह रहा हूँ कि पहले थोड़ी सी रियल एस्टेट में आग लगी हुई थी। अच्छा। तो जो घर 1 मिलियन का नहीं था वो 1 मिलियन का बिक रहा था। बिल्कुल सही। मतलब इट वाज नॉट नॉर्मल मार्केट, इट वाज ओवर एक्सटेंडेड, जिसको कहते हैं ओवर एक्सटेंड हुई थी। तो उसमें ये भी था कि जो घर लेने वाले थे उनको घर मिलता ही नहीं था। ठीक है, ठीक है। हाँ, मैंने भी कई लोगों की 6-7 ऑफर डाली है, तो कभी 30,000 से कम रह गया, कभी 100,000 से कम रह गया। सो इट वाज नॉट नॉर्मल मार्केट, इट वाज नॉट नॉर्मल। एंड हाँ जी,
तो बेसिक उसमें क्या होता है कि जब लोग बेसिकली लोग पागल हुए होते हैं। जी हाँ, सही कह रहे हैं। एक तरीके से यही कह सकते हैं ना। जी हाँ, ये कह सकते हैं। जैसे ये बताइए, तो ये जो हुआ, ये जो मार्च 2016 से लेकर मार्च 2017 में हुआ, कोई ऐसा पहले हुआ है? इतनी ज्यादा स्पेकुलेशन, 35% स्पेकुलेशन, ऐसा कभी पहले हुआ है जीटीए की मार्केट में या इवन कैनेडियन किसी भी रियल एस्टेट मार्केट में? देखो सर जी, ये सब लोग हैं जो पुरानी बातें वो भूल जाते हैं। अच्छा। 84 से 89 मार्केट इतनी तेज थी जी कि लोग आज बुक करते थे, 10 दिन बाद बेच देते थे, या 10 दिन के बाद फिर दोबारा, मतलब 10 दिन के बाद 10,000 20,000 प्राइस बढ़ रही थी उस वक्त। और उस वक्त के 10,000 आज के 50,000 है। हाँ जी, हाँ जी। सो अगर आपने जनवरी में लिया तो मार्च तक आप $1 लाख ज्यादा का देख सकते हैं इसको। अच्छा। एंड उस टाइम पे कोई रूल वगैरह नहीं थे कि असाइनमेंट करनी है, नहीं असाइनमेंट करनी है। सो यू कुड बुक 5 प्रॉपर्टीज। ठीक है। एंड 5-5 हजार डाउन देके 5 प्रॉपर्टियां आपने बुक कर ली। ठीक है। ठीक है। तो उसके बाद जब सारी प्रॉपर्टीज 50-50 हजार बढ़ गई तो आपने बेचना शुरू कर दिया। ठीक है। तो ये 1984 में हुआ ये? हाँ, 1984 से शुरू हुआ है। अच्छा। 1989 तक गया है। अच्छा, ठीक है। तो 1989 बेसिकली जो पीक मार्केट थी, 1989 और 1990 में पीक थी। अच्छा। तो फिर क्या हुआ उसके बाद? हाँ, थोड़ा सा फर्क ये था कि जब वो जो इंटरेस्ट रेट थे, जी हाँ, 1989-90 में वो 12.5% पे थे। 12% थे। 12.75% का जो मॉर्गेज थी। आई बॉट माई हाउस इन 1990, या 12.75 इंटरेस्ट रेट। तो तब लोग पे कैसे करते थे? क्या इतना ज्यादा रेट? बेसिकली हाँ, हमने वी बॉट द हाउस फॉर 300। अच्छा। 260 की मॉर्गेज, $2,900 अ मंथ। $2,900 अ मंथ? ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है ये। अच्छा, अब ये बताएं, 1989 आ गया, फिर 90 आया, उसके बाद रिसेशन आ गया। 95 तक तो मैं रिसेशन देखना शुरू, 95 में तो मैं यहाँ पर आ गया तो रिसेशन मौजूद शुरू था। हाँ जी। फिर क्या हुआ? बेसिकली क्या हुआ, 89 के बाद प्राइसेस नीचे आने लगी। ठीक है। एंड nobody could afford the mortgage payments. ठीक है, ठीक, बिल्कुल सही है। तो प्राइस उतनी थी, so up to 1995 like 12.5% is not easy to carry. So the rates were coming down, but everybody was afraid to buy. So 1995 में जो 3 लाख का हमने घर लिया था उसकी 2 लाख कीमत रह गई थी। रवि साहब यहाँ रुकिएगा 1 मिनट। आई होप आप या मैं लोगों को डरा नहीं रहे। नहीं डरा नहीं रहे, लेकिन नहीं, एक मिनट, पहले मैं खुद अंडरस्टैंड कर लूं। हाँ जी। 1984 से 89 तक मार्केट हर रोज चेंज हो रही है, 10-10 दिन की वैल्यू पे तब्दील हो रही है, सब समझ में आ गया। 90 में जाके मार्केट रुकी और फिर मार्केट नीचे आना शुरू हो गई, घरों की प्राइसेस नीचे आना शुरू हो गई, अफोर्डेबिलिटी खत्म हो गई। मुझे ये मालूम है 95 में मैं जब कनाडा में आया तो मैं जब जहाँ पे ठहरा, जिन लोगों का, उन्होंने कहा जी कि यहाँ पर लोग घर छोड़ के जा रहे हैं बिकॉज दे कैन नॉट अफोर्ड इट। अब आप मुझे बताइए, ये जो पिछले 5 साल में हुआ है, अब मैं पिछले 5 साल की बात कर रहा हूं, 2012 से लेकर 2017 की बात कर रहे हैं, जिसमें घरों की प्राइस, न्यू कंस्ट्रक्शन, कॉन्डोज, मकान, टाउन हाउसेस और फिर रीसेल, इसको पर लग गए तेजी के साथ। और ये वो टाइम भी है जब मार्केट में हमारा मॉर्गेज रेट हिस्टोरिकली लो है। क्या आप समझते हैं द सेम साइकिल विल रिपीट नाउ? हाँ, लेकिन रिपीट तो कर सकता है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। अच्छा, वो क्या बताइए? उस वक्त रेट थे 12.5%। ठीक है। इस वक्त रेट बढ़ने के बाद लाइक बेसिकली 0.75
नहीं है ना। यही मिल रहा है 2.69 पे इस वक्त मॉर्गेजेस हो रही है ज्यादातर। हाँ जी। ठीक है, तो जो अफोर्डेबिलिटी प्रॉब्लम है वो इतनी ज्यादा नहीं है, वो नहीं है, ठीक है, जितनी 95 में थी। जो वो थी, ठीक है। हाँ, लेकिन जो किसी भी मार्केट में एक्सेस होती है तो थोड़ा बहुत नॉर्मल तो होना पड़ता है ना मार्केट, हाँ वो तो करेक्शन का एक पूरा बुनियादी प्रिंसिपल है, वो फॉलो हो रहा है, ठीक कह रहे हैं आप। हाँ जी। सो फ्यूचर के लिए किसी को 100% श्योर तो है नहीं कि क्या होना। लेकिन सारे फैक्टर्स क्या बताते हैं? मतलब यही है कि जब लास्ट 6-7 मंथ जब इतनी ज्यादा ओवर हीट हो गई थी सारा कुछ, जी हाँ। तो जब वो कहते हैं ना, जब इंडिया में होता है कि रिक्शे वाला जब बात करने लगता है स्टॉक मार्केट की तो प्रॉब्लम पड़ती है ना। और रियल एस्टेट का ओवरहीटेड मार्केट के टाइम सबको पता होता है क्या हुआ दुनिया में, क्योंकि रियल एस्टेट की मार्केट ईच एंड एवरी पर्सन वाज टॉकिंग अबाउट इट। हाँ जी। अच्छा, तो लोग कहानियां सुना रहे थे कि मैंने इतने पैसे बनाए, मैंने इतना महंगा घर लिया है। तो वो कूल डाउन होगा थोड़ा सा, कूल डाउन। अच्छा, आई थिंक बहुत खूबसूरत लफ्ज यूज किया आपने कि मार्केट कूल डाउन हो गई है और मार्केट में करेक्शन हो गई है, ये दोनों लफ्ज सही है इसके लिए? हाँ बिल्कुल, क्योंकि जब एक्सेस होता है ना, हाँ, तो मार्केट नॉर्मलाइज होती है। बेसिकली कह सकते हैं अब नॉर्मलाइज हो गई है। नॉर्मलाइज हो गई है। देखना कितने तीन खूबसूरत लफ्ज आ गए। कूल डाउन हो गई, मार्केट में करेक्शन हो गई, मार्केट नॉर्मलाइज हो गई। वी आर नॉट यूजिंग द वर्ड कि मार्केट जो है वो गिर गई है। लाइक क्रैश तो नहीं हुआ ना, क्रैश नहीं हुई मार्केट। हाँ जी। तो मार्केट क्रैश नहीं हुई, थोड़ा बहुत कूल डाउन, करेक्शन, नॉर्मलाइज द बेस्ट वर्ड इन दिस सिचुएशन। नॉर्मलाइज द बेस्ट वर्ड, देयर इज नो क्रैश इन द मार्केट। ये बताइए, अब मैं जब इसी पे बात कर रहा हूं, क्या आप समझते हैं कि आने वाले, चले बहुत दूर की बात नहीं करते, द रिमेनिंग ऑफ 2017 एंड द 2018, ये जो 17-18 महीने होंगे, इसमें मार्केट का ट्रेंड आप क्या समझते हैं क्या होगा? मेरे हिसाब से जब नॉर्मलाइज होगी मार्केट ना, जी, तो बेसिकली आप ऑफर डालते हैं तो यू कैन एक्चुअली नेगोशिएट अ प्राइस। तो दिस शुड कंटिन्यू फॉर अ व्हाइल। मतलब इसका मार्केट क्रैश इतनी ज्यादा होने की कोई गुंजाइश लगती नहीं है, क्योंकि एक तो बायर बहुत बढ़ रहे हैं, बायर स्टिल कमिंग, राइट। बिल्कुल सही। इंडिया से आ रहे हैं, चाइना से आ रहे हैं, लोग बायर आ रहे हैं, और बच्चे बड़े हो रहे हैं तो उनको भी घर चाहिए। सही कह रहे हैं। हाँ, सो इतनी ज्यादा करेक्शन या मतलब मार्केट गिरने की बात नहीं है। और ये भी है कि जो रेट है वो 12% पे तो जा नहीं सकते। 12% पे तो नहीं जाएगा, अब तो नहीं जाएगा। हाँ। तो अगर 1/4% और बढ़ गया, एंड कनेडियन मार्केट में ये थोड़ी सी प्रॉब्लम जरूर है कि जो लोगों ने घर लिए है ना 1-1 मिलियन के, और 1-1 मिलियन के लिए उनका क्या होगा? हाँ, उनके ऊपर 6-7-8 लाख की मॉर्गेज है। जी हाँ। तो रेट 12% जाने की जरूरत नहीं है, रेट सिर्फ 1% ऊपर बढ़ गया तो सबको प्रॉब्लम पड़ेगी। और ये फियर मार्केट में एग्जिस्ट करता है कि अगर दोबारा, अच्छा मैं रेट के ऊपर ना मैं दूसरे सेगमेंट में आपसे बात करूंगा, लेकिन वो बात है कि ये फियर तो एग्जिस्ट कर रहा है कि अगर 1% पूरा रेट ऊपर चला गया तो शायद मार्केट में पैनिक हो जाए। हो सकता है, लेकिन ये जो 1% का है ना, 1% से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अगर उससे इतनी जो कैनेडियन इकोनॉमी इतनी ओवरहीटेड तो है नहीं, बिल्कुल नहीं है। सो 1% या 2% का तो चांस ही बहुत कम लगता है। जो इन्होंने 25 बेसिस पॉइंट बढ़ाए हैं, उसका भी पहले तो शक था कि इंक्रीज होगा कि नहीं होगा, ठीक है। सो वो कर दिया उन्होंने। थोड़ा सा रियल एस्टेट मार्केट स्लो करने के लिए भी किया उन्होंने। जो ओवरहीटेड मार्केट है उसको स्लो कर दिया, उसको स्लो करने के लिए भी शायद ये सब किया गया। हाँ जी, हाँ, ये मेरे हिसाब से जो फॉरेन बायर्स वाला जो शुरू किया ना इन्होंने, वो उसका ज्यादा इफेक्ट नहीं हुआ, लेकिन जो इंटरेस्ट रेट का ज्यादा इफेक्ट। अच्छा, तो आप ये समझते हैं कि अगले जो नेक्स्ट 18 मंथ है उसमें
चलिए सीधे सीधे मैं सवाल पूछता हूँ, क्या आप समझते हैं कि प्राइसेस और नीचे जाएंगी या नॉर्मलाइजेशन का फैक्टर कंप्लीट हो चुका है, अब ये यहाँ पर स्टेबल हो जाएंगी? देखो सर, आपने कहा था कि आपने जो पहले आपने सेगमेंट किया था उसमें कहा था कि मार्च से 2016 से 2017 तक 35% इंक्रीज थी। बिल्कुल ऐसा ही था। इन द लास्ट 6 मंथ, अब जुलाई अगस्त पे 28% डिक्रीज डिक्रीज हुई, बिल्कुल ठीक। तो इसका मतलब नॉर्मलाइज हो गए। नॉर्मलाइज हो गए। तो इससे ये लगता है कि मार्केट थोड़ा नॉर्मल चलेगा, एटलीस्ट फॉर 6 to 9 months मार्केट नॉर्मल चलेगी। अच्छा, और अगर कोई उसका मतलब ये है कि ना इंक्रीज होगी या ना डिक्रीज होगी, तो स्टडी हो जाएगी, स्टडी रहेगी। और अगर कहाँ पे रिक्वायरमेंट है वो कुछ एरिया में या कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज के ऊपर यकीनन अप एंड डाउन होंगे, लेकिन ओवरऑल मार्केट जो है वो अब एक नॉर्मल बिहेवियर करेगी। हाँ जी, हाँ जी। लाइक जो स्पेशल प्रॉपर्टीज है उनका तो फर्क, उनका सब कुछ डिफरेंट होता है तो ना। बिल्कुल डिफरेंट होता है। सो लाइक अगर आप एक्सपेंसिव जगह जाएंगे जहाँ मिसिसागा में, जहाँ वो मिसिसागा रोड पे वगैरह, वहाँ पे डिफरेंट होगा सारा कुछ। हाँ सही है। लेकिन जो एवरेज प्राइस है वो नॉर्मलाइज है, तो विच इज एक्चुअली गुड फॉर एवरीबॉडी। अच्छा ये बताएं, आप समझते हैं कि अब अगर कोई बड़ी चेंज आएगी तो वो अब 2018 में ही आएगी? क्या चीज मतलब पूछ सकते हैं आप? अगर कोई बड़ी चेंज आती है, मतलब रियल एस्टेट की मार्केट जीटीए में अगर उसके अंदर कोई ज्यादा, मतलब कोई बिग जंप आती है इधर साइड, नेगेटिव और पॉजिटिव, वो अब 2018 में एक्सपेक्ट की जा सकती है, उससे पहले तो शायद ऐसी कोई बात ना हो। क्या ख्याल समझते हैं आप, ऐसा ही है? हो सकता है, काफी काफी चांस है इसके कि जब people can afford it better, then things will start picking up again, right? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। रवि साहब मेरे साथ रहिए, हम एक ब्रेक की तरफ जाएंगे। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो अब हमने जो मॉर्गेज पे इन्होंने मॉर्गेज नहीं बल्कि जो इंटरेस्ट रेट बढ़ा दी है, प्राइम रेट, ओवरनाइट लैंडिंग रेट को चेंज किया, और कहा जा रहा है कि सितंबर 6 को जो नेक्स्ट अनाउंसमेंट है उसमें भी शायद चेंज हो जाए। इसका हम बात ना सिर्फ रियल एस्टेट मार्केट बल्कि ओवरऑल कैनेडियन मार्केट पे इसका क्या इंपैक्ट है, उन दोनों को डिस्कस करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। प्लीज स्टे ट्यून विद। वेलकम बैक। यू आर वाचिंग रूबरू विद आरिफ शेख एंड आई एम योर होस्ट आरिफ शेख ऑन टोरंटो 360। रवि कैंग साहब से हमारी बात हो रही है, बहुत एक्सपीरियंस एंड प्रोफेशनल रियल्टर भी हैं एंड फाइनेंशियल एडवाइजर भी। रवि साहब से हमने कैनेडियन रियल एस्टेट की ओवरऑल मार्केट की बात की और जीटीए की मार्केट पे हमने खासतौर पे बात की। इसमें और भी कई सवाल उठे हैं, ज़रा कोशिश करते हैं कि उन सवालों के जवाब ले लें ताकि कुछ वो तशनगी जो बाकी है उसे कुछ ख़त्म किया जा सके। रवि साहब ये बताइए कि गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने अभी ओवरनाइट लैंडिंग रेट जो है उनको 25 बेसिस पॉइंट बढ़ा दिया। पहले तो आप ये बताएं कि क्या ये राइट डिसीजन था, वी वर रेडी फॉर दैट? थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था मेरे हिसाब से। अच्छा। क्योंकि कैनेडियन इकोनॉमी वाज नॉट डूइंग वेरी वेल, तो वो ऑल ऑफ अ सडन थोड़ा सा कुछ उनको लाइट दिखी तो उन्होंने थोड़ा सा बढ़ा दिया। और वो लाइट क्या थी? वो क्या लाइट के रियल एस्टेट की मार्केट जो बूम कर रही थी, ये लाइट थी? हाँ, रियल एस्टेट की मार्केट जो ओवरहीट हुई ना, हाँ, उसके कारण मेरे हिसाब से सिर्फ उसके कारण उन्होंने किया है। अच्छा। क्योंकि काफी डर गए लोग, लाइक इट्स बहुत बहुत लोग डर गए। हाँ जी, बहुत। तो बेसिकली जो उनका जो इम्पैक्ट था ना, जो उनका मकसद था, वो पूरा हो गया। वो पूरा उनका हो गया। अच्छा ये बताएं, कहा ये जा रहा है, मेरे पास काफी सवाल है इस हवाले से, कहा यह जा रहा है कि जो नेक्स्ट अनाउंसमेंट जो कि सितंबर 6 को होने जा रही है, शायद चांसेस है कि एक दफा फिर 25 बेसिस बढ़ा दिए जाएं। क्या डू यू थिंक दिस इज हैपनिंग? या इट कुड हैपन, बिकॉज इकोनॉमी तो ठीक ही है, लेकिन जो रियल एस्टेट मार्केट है, दे प्रॉब्ली वांट टू डू अनदर 25 एंड देन स्टॉप इट फॉर अ व्हाइल। अच्छा, तो मेरे को ये लगता है, लेकिन वी डोंट नो फॉर श्योर। बहुत ज्यादा जल्दी नहीं हो जाएगा बैक टू बैक
2 दफा इंक्रीज कर देना, आप समझते नहीं कि बहुत ये थोड़ा सा रैशनल किस्म के एटीट्यूड है? बेसिकली वही ये भी कह रहे थे कि जो पहला रेट था वो भी ऑल ऑफ अ सडन था। हाँ, लेकिन उसके बारे में देखें, मीडिया में बातचीत होना तो शुरू हो चुकी थी कि जी बढ़ेगा बढ़ेगा, और वही हुआ, बढ़ गया। इसका मतलब बातचीत तो कहीं ना किसी लेवल पे, किसी ना किसी फोरम पे इंडिकेशन तो दे दी थी सेंट्रल बैंक ने कि हम रेट इंक्रीज करने जा रहे हैं। लेकिन ये है ना कि कई बार जब बढ़ता है रेट तो 7-8 महीने पहले पता लग जाता है। इस दफा तो जब 7 दिन रेट बढ़े पहले हैं पता तो चला, it was only 3 to 4 weeks। या उन्होंने 7 दिन पहले ज्यादा शोर हो गया था कि बढ़ने जा रहा है। हाँ जी, हाँ जी, या तो अच्छा चलिए, अब मुझे सवाल का जवाब ये दें कि अगर जैसा कि सुनने में आ रहा है कि एक दफा फिर 25 बेसिस पॉइंट बढ़ सकते हैं सितंबर 6 को, क्या आप समझते हैं कि अगर ये दोबारा बढ़ा तो सबसे पहले बताएं कि रियल एस्टेट की मार्केट पे उसका क्या इंपैक्ट होगा? वो वही इफेक्ट होगा जो पहले हुआ था, लोग डर जाएंगे और मार्केट विल कूल डाउन अ लिटिल बिट। मार्केट से बाहर और गायब हो जाएगा। मतलब फिर उसमें ये हुआ कि लोग बेसिकली लास्ट अबाउट अ ईयर पीपल वर गेटिंग फिक्स्ड रेट। जो 5 साल का फिक्स रेट था वो 2.49 2.59 पे लोगों ने फिक्स करा दिया। फिक्स करा लिया, ठीक है। जिन्होंने तो फिक्स कराया उनको तो फर्क नहीं पड़ता कुछ, जिन्होंने नहीं कराया उनको पड़ेगा। हाँ, लेकिन वेरिएबल रेट फिर भी सस्ता है, बहुत सस्ता वेरिएबल था। रेट इज स्टिल चीपर। लेकिन ये बताएं, मैं सवाल में उधर लेके जाऊंगा कि अगर लोग डर जाते हैं, अगर रेट बढ़ता है और लोग डर जाते हैं, तो इसका मतलब यह है कि ऑलरेडी मार्केट से जो बायर गायब हो चुका है वो और गायब हो जाएगा। बेसिकली मेरे हिसाब से जो अगर आपने घर लेना है रहने के लिए तो आपका 5 से 10 साल का तो टाइम होराइजन होता ही है। ठीक है। तो जिसको घर जरूरी है उसने तो लेना ही है। ठीक है। उससे होगा क्या, जो इंटरेस्ट रेट तो इंक्रीज से स्पेकुलेशन कम हो जाएगी, जो सेकंड थर्ड प्रॉपर्टी जो लोग ले रहे हैं उस पे, एंड दैट्स व्हाट बेसिकली गॉट अफेक्टेड व्हेन दे रेज द रेट। ठीक है। उसी के कारण जो ये ड्रॉप हुआ है या जो भी कह सकते नॉर्मलाइजेशन हुई है, तो इसी के कारण हुई है कि जो स्पेकुलेटिव प्रॉपर्टी थी उन पे थोड़ी सी लगाम लग गई है। ठीक है, तो स्पेकुलेशन का जो है वो कम आए। मैं अब इसी टॉपिक को, चूंकि रेट है की बात कर रहे हैं और इसका बहुत ज्यादा ताल्लुक जो है वो आपने जब सेंट्रल, मैं आपसे बात है कि सेंट्रल बैंक ऑफ कनाडा ने जब रेट बढ़ाया है तो उसका सिर्फ एक फैक्टर रियल एस्टेट मार्केट नहीं था, जब मॉर्गेज नहीं है, बल्कि उसका इंपैक्ट तो कई चीजों पे होता है ना। ये बताएं कि कैनेडियन इकोनॉमी क्या इतनी मजबूत हो चुकी थी कि हमने रेट बढ़ा दिया और इस वक्त तो मार्केट में बहुत बुरे हालात चल रहे हैं। लेकिन 0.25% से इतना ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ता। नहीं पड़ा। बेसिकली एवरीबडी, बिजनेस पीपल जो थे वो सब इफेक्ट हुए हैं। ठीक है। तो लेकिन जो 0.25% है उससे इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन जस्ट द फैक्ट दैट दे डिड द रेज that scared a lot of people, and so that's one of the reasons जो एक्टिविटी काफी स्लो हो चुकी है। ठीक है, ये बताएं, टोरंटो स्टॉक एक्सचेंज परफॉर्म नहीं कर रहा उस पिछले कई महीनों से। 2017 में तो परफॉर्मेंस हमारी बहुत ही बुरी है, इसकी क्या वजह है? क्या क्या हो रहा है? मतलब कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से, या सेक्टर है जिसकी वजह से TSX जो है वो परफॉर्म नहीं कर रही? इसका तो सिंपल सा रीजन है सर, जो कैनेडियन TSX है वो 30% to 33% पहले थी ऑयल एंड गैस। ठीक है। तो ऑयल एंड गैस इतना नीचे आ चुका है कि उसकी जो वेटेज थी वो मेरा ख्याल है कि 15-16% के करीब रह गई है। ठीक है। लेकिन गोल्ड की प्राइसेस भी ज्यादा नहीं मूव हुई हैं। नहीं हुई। एनर्जी इज डाउन। एनर्जी डाउन है। बैंक are doing okay, but they're close to the, not close to the high, not close to the low. वो एक मिडिल रेंज पे चल रहे हैं वो। हाँ जी। सो जो TSX है बेसिकली उसका जो बैंक का वेट है बहुत ज्यादा है, बैंक्स का, ऑयल एंड गैस का, तो that's the main reason that the TSX is not moving.
अच्छा, अब ये बताएं कि जब सेंट्रल बैंक ऑफ कनाडा ने रेट इंक्रीज किया तो ये भी तो एक फैक्टर होगा ना, मतलब अदर देन हाउसिंग मार्केट, उन्होंने इसको भी सामने रखा होगा कि हमारी ओवरऑल इकोनॉमी। चलें ये बताएं, ये ज़्यादा बेटर सवाल है, आप क्या समझते हैं ओवरऑल कैनेडियन इकोनॉमी जो है वो 2017 में स्ट्रांग हुई है, वर्स्ट हुई है, या रिमेन एज इज? तो बेसिकली आई थिंक स्ट्रांग हो रही थी तो उन्होंने रेट बढ़ा दिया। सो बेसिकली आई थिंक इट्स होल्डिंग इट्स ओन। इकोनॉमी हैज नॉट गॉटन एनी बेटर, लेकिन जहां पे खड़ी थी वहीं पे खड़ी है। अच्छा, क्या अब रेट, इफ द रेट गोज अप देन इट्स गोना सफर। इसका मतलब अगर रेट ऊपर जाता है तो सफर से मुराद है कि इकोनॉमी विल गो डाउन, नॉट टू मच बट टू एन एक्सटेंट। हाँ, बिल्कुल फर्क पड़ेगा सर, बिल्कुल पड़ेगा फर्क। अब यहाँ पर नेचुरली हम एडवाइस नहीं दे सकते, नाम देना चाह रहे हैं, लेकिन आप समझते हैं कि हमारी जो फेडरल गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ हाउसिंग मार्केट को कूल डाउन करने के लिए इतना बड़ा कदम उठाएगी कि वो इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करेगी जिसका इम्पैक्ट इकोनॉमी पे होगा? आपके में ऐसा हो सकता है? मतलब हो तो सकता है, लेकिन मतलब चांसेस इतने नहीं है जितने पहले थे। पहला जो रेट हाइक था वो तो चांसेस थे, उसके ज्यादा चांसेस थे। जैसे वो कहते हैं ना कि देयर इज अ 60% चांस ऑफ द रेट गोइंग अप, जो लास्ट रेट था। और मेरे ख्याल उसकी जरूरत भी थी ना हाउसिंग मार्केट को नॉर्मलाइज करने के लिए, अगर मैं आपका लफ्ज यूज करूं, वो मेरे ख्याल उसकी जरूरत भी थी, लेकिन अब तो जरूरत नहीं है रवि साहब। हाँ जी, अब क्यों कर रहे हैं? अब तो जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन मतलब गुंजाइश तो है ना, लेकिन द चांसेस आर दैट जो पिछला रेट हाइक था उसकी 80% चांस थे, ठीक है, जो नेक्स्ट रेट आएगा उसके 30% चांस है। ओह ओके, सो 30% का मतलब है द चांसेस आर वेरी लो देन। इट्स लोअर देन लास्ट टाइम, 50% से कम चांस है। ओके, सो इट कुड गो आइदर वे। सही है। हाँ, लेकिन इकोनॉमी अगर परफॉर्म्स रियली वेल देन they have a reason to do it, but अच्छा, if it चल, doesn't then they don't have to do it. मैं एक बड़ा ऐसा सवाल करने जा रहा हूं, अगेन मेरे सवाल का या आपके जवाब का कहीं पर ये मकसद नहीं है कि हम लोगों को डराना चाह रहे हैं, लेकिन फिर भी आप एक अभी डेटा जारी किया है, एक सर्वे हुआ है, उस सर्वे में ये कहा गया है कि लोगों के ऊपर जो डेट्स हैं, ख़ासतौर पे जो लोगों ने सिक्योर्ड होम इक्विटी लाइन ऑफ क्रेडिट जो लोगों ने निकाली है, जिसको हिलॉक कहा जाता है, उसका जो अमाउंट है वो $711 बिलियन पे चला गया है, एज कंपेयर टू मतलब जो पिछले सालों में उससे बहुत कम था। इस वक्त लोगों ने अपने घरों के अगेंस्ट, दिस इज अदर देन मॉर्गेज बात हो रही है, अदर देन मॉर्गेज, होम इक्विटी लाइन ऑफ क्रेडिट जो है, जिसको सिक्योर्ड लाइन ऑफ क्रेडिट कहा जाता है, वो $711 बिलियन चले गए। और लोगों के ऊपर जो नॉन सिक्योर्ड डेट्स हैं कैनेडियन के ऊपर, वो $1.2 ट्रिलियन पे चले गए होंगे। और एक एवरेज कैनेडियन जो है ओंटारियो में, अगर मैं बात करूं, तो उसके ऊपर जो डेट्स हैं क्रेडिट कार्ड्स के, वो तकरीबन $22,000 के। स्टडी ने ये बताया कि ओवरऑल जो डेट रेशियो है कैनेडियंस का वो बढ़ गया। वो लोग जो बैंक्रप्सी या प्रपोजल की तरफ जा रहे हैं, लेकिन उनका रेट ओंटारियो में एज कंपेयर टू लास्ट ईयर कम हुआ है, लेकिन लाइक कम लोगों ने बैंक्रप्सी एंड प्रपोजल फाइल किए हैं। लेकिन क्या आप समझते हैं इतने हैवी डेट्स, वो आपकी बात है ना, लोगों ने $8-8 लाख की मॉर्गेज ले ली है, फिर कुछ लोगों ने अपने घरों से पैसे निकाल के मल्टीपल प्रॉपर्टीज ले ली। अब ये सारा होने के बाद अगर रेट इंक्रीज होता है, ये बड़ा अहम सवाल है, सोच समझ के हमने जवाब देना है इसका, कि अगर ये इसी तरीके से रेट इंक्रीज होता है, क्या मार्केट में ऐसी सिचुएशन तो नहीं आएगी कि लोग, हमारा जो बैंक्रप्सीज और प्रपोजल, लोगों का डिफॉल्ट होने का रेशियो बढ़ने के चांसेस तो नहीं है? डेफिनेटली सर, बिल्कुल है, क्योंकि ये
ये जो सिक्योर्ड लाइन ऑफ क्रेडिट है ना, जी, उसका ये फायदा है कि वो काफी लो है रेट वाइज, रेट वाइज। ठीक है, और वो तो आप कह रहे हैं कि 700 बिलियन के करीब है। 700 या 11 बिलियन या, हाँ जी। और जो अनसिक्योर्ड है वो 6-7% पे है, सही, एंड दैट्स ओवर 1 पॉइंट सम ट्रिलियन, राइट? या 1.4 ट्रिलियन। हाँ। और उसके ऊपर क्रेडिट कार्ड के जो 19% के रेट हैं, वो तो दैट्स अ रियल प्रॉब्लम, आई थिंक। दैट्स अ रियल प्रॉब्लम। हाँ, क्या? जो अनसिक्योर्ड लाइन ऑफ क्रेडिट है और जो क्रेडिट कार्ड के बिल है ना, अगर वो भी लोग नहीं दे सकेंगे तब तो प्रॉब्लम होगी जरूर। क्या एडवाइस एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर, क्या एडवाइस देंगे आप अपने क्लाइंट को कि इस मार्केट में उन्हें क्या करना चाहिए टू सिक्योर देमसेल्फ फॉर एनी अनफोर्सीन थिंग्स हैपनिंग इन फ्यूचर? आप इकोनॉमी की बात कर रहे हैं? जी, इकोनॉमी की बात कर रहा हूँ ना, कि अगर ये रेट यूं बढ़ते जाएं और अपने आप को इस डिफॉल्ट से बचाना हो तो लोगों को किन चीजों पे ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए? व्हाट नीड टू बी डन? ये तो इसका तो सिंपल आंसर, रिड्यूस क्रेडिट। रिड्यूस करें, वह एग्जैक्टली, इनफैक्ट दैट्स द की पॉइंट कि आप अपने डेट्स को कम करें। हाँ जी, रिड्यूस द बैड क्रेडिट जो 19% पे है, जो 8-9% पे है, वो उसको रिड्यूस करो। ठीक है, ठीक है। तो वो चीजें जो आपने जो महंगे क्रेडिट लिए हुए हैं उन्हें कोशिश करके या तो खत्म करें या उनको कंसोलिडेट करें विद द लो क्रेडिट रेट्स और लो क्रेडिट अगर हो प्रोडक्ट्स। सकता है, लाइक द हाउस प्राइसेस हैव गॉन अप, सो इफ यू कैन डू इट, you should try to get more secured line of credit एग्जैक्टली, and get rid of unsecured line of credit and credit card bills. बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये आई थिंक विल बी अ मच बेटर वे कि अपने आप को आप इस सारे अमल से बचाना हो तो इस तरीके से आप अपने आप को सेव कर सकते हैं। रवि साहब, हाँ, बाकी जी बोलिए। ये भी बात है ना कि अगर घर पे if you have credit available, doesn't mean you have to go and spend like a crazy person. Exactly. You need to be more disciplined in your spending as your discipline in all other aspect of life. हाँ जी, बिल्कुल ठीक है, सब कुछ करना पड़ता है, लेकिन थोड़ा सा लिमिट जो है ना, वो लिमिट में ले आओ सब कुछ। So that's going to be my advice to everybody. Okay, stay within your limit. You should know your limit and then stay in your limit. I think that should be the punchline of our show tonight. Okay, know your limit and stay in your limit. Yes, and don't gamble away your line of credit. बिल्कुल सही। रवि साहब, इज ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू कि आप बड़े आसान लफ्जों में लोगों तक बात पहुंचाते हैं। आई एम श्योर दैट माय व्यूअर्स हैव लर्न समथिंग फ्रॉम अस। बिफोर आई गो एंड एंड माय प्रोग्राम, मैं ये बता दूं कि जैसे रवि साहब और हम इस बात पे मुत्तफिक थे कि अगर आपने महंगा घर खरीदा हुआ है या अगर आपके ऊपर बहुत सारे डेट्स हैं तो अपने आप को डिसिप्लिन कीजिए, बैठ जाइए, अपनी प्लानिंग कीजिए कि आपके ऊपर एक मॉर्गेज है, फिर सिक्योर्ड लाइन ऑफ क्रेडिट है, फिर आपके पास क्रेडिट कार्ड हैं, फिर डिपार्टमेंटल स्टोर्स के कार्ड हैं। तो वो ऐसे डेट्स जो कि हाई इंटरेस्ट रेट पर हैं उन्हें कोशिश करके लो इंटरेस्ट पे कन्वर्ट करने की कोशिश करें। और उसका एक बेहतरीन और आसान तरीका जो है वो रीफाइनेंसिंग ऑफ होम्स हैं, वो गेटिंग सिक्योर्ड लाइन ऑफ क्रेडिट्स हैं जिनके अंदर आप कम रेट के ऊपर इनको पे ऑफ कर सकते हैं। और फिर आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करें कि की पॉइंट पे चले जाइए। नो योर लिमिट, आपको मालूम होना चाहिए हाउ मच यू कैन अफोर्ड, और फिर आपको ये मालूम होना चाहिए हाउ टू स्टे इन योर लिमिट। इट इज़ नॉट अ मैटर ऑफ अ पर्सन, इट इज़ अ मैटर ऑफ अ फैमिली। जी रवि साहब, कुछ कहना चाह रहे थे आप? And if you need help, we are here to help. Exactly. And if you need help, रवि साहब बहुत प्रोफेशनल फाइनेंशियल एडवाइजर हैं एंड आई एम ऑल्सो अवेलेबल फॉर योर सर्विस। तो इस हवाले से आप हमसे भी बात कर सकते हैं। लेकिन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब ये सब चीज़ों के फैसले कर रहे हो, क्योंकि आज के आपके जो डिसीजन होंगे वो फ्यूचर में आपकी फैमिली को इम्पेक्ट कर रहे होते हैं। प्रोग्राम का जनाब यहीं पे अख्ताम करते हैं। उम्मीद है कि हमारी बातें कुछ ना कुछ ऐसी होंगी जिनसे कुछ फ़ायदा आप तक पहुँचेगा। अपना ख्याल रखिएगा और अपनों का ख्याल रखिएगा। अपने मेज़बान आरिफ शेख को, अपने मेहमान रवि कैंग के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।